मिठाइयों की मिठास आपके जीवन को सरल बना दे, पटाखों की रोशनी आपके जीवन में उजाला भर दे। दिवाली प्रतीक है खुशियों के आगमन का। दियों का प्रकाश आपको फिर से तरोताजा कर दे और आपके लिए विचारों की खिड़की को खोल दे। किसान भाइयों, आप सभी को दूरदर्शन मध्य प्रदेश और कृषि दर्शन कार्यक्रम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको खेती किसानी से जुड़ी नित नई जानकारियां लेकर आते हैं और आज के इस अंक में और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियां, मिलवाते हैं आपको विषय विशेषज्ञों से और जानते हैं कि खेती किसानी में इन दिनों आपको कौन से कार्य करने हैं। और साथ ही साथ हम आज चर्चा करेंगे एक सफल किसान भाई से भी, जानेंगे उनकी सफलता की कहानी की कैसे उन्होंने खेती किसानी में नवाचार किए और अपनी आय को दोगुना किया है। तो हम अपने दोनों खास मेहमानों से मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले आपको हम अपने विषय के बारे में आज बताते हैं कि देखिए, वर्षा काल जा रहा है किसान भाइयों और अब शरद ऋतु में सब्जियों की बहार आने वाली है। ऐसे में आपको अपने खेतों में सब्जियों की कैसे देखभाल करनी है, कौन से कार्य इन दिनों करने हैं, तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जे.के. कनौजिया साहब। बहुत स्वागत है आपका सर। आप कृषि वैज्ञानिक, उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सर, एक बार फिर स्वागत करते हुए। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं हमारे सफल किसान भाई अमित नागर जी, जो रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के दिवटिया गांव से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जी फसलों की देखभाल, गिलकी, लौकी, कद्दू, तुरई, ये जो तमाम खेतों में इस वक्त लगी हुई है नई पौध, क्या इस वक्त किसान भाइयों को ध्यान रखना है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो सब्जियां हैं, खास तौर से हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिनकी आपने बात कही, लौकी, गिलकी, करेला, सेम, ये जो सब्जियां हैं ये वर्षा काल में लगाई जाती हैं और बहुतायत से इस समय बाजार में आ भी रही हैं। लेकिन इसको और बेहतर बनाए रखने के लिए और जो समय अभी शेष है उसके लिए इस समय इन फसलों में रोग और कीट प्रकोप की संभावना, और रोगों में अगर हम बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप की संभावना अधिक बनी हुई है। इसका कारण ये है कि ये बीमारी खासतौर से जब हमारा वर्षा काल खत्म होता है, जो कि मानसून लगभग खत्म होने के उस पर आ गया पूरे प्रदेश में, मौसम में गर्मी अधिक है, तापमान में अधिक बढ़ोतरी और अधिक नमी होने की स्थिति में इस रोग के प्रकोप की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। किसान भाई निगरानी रखें। इसके प्रकोप होने से कई बार 100% हमारे किसानों को नुकसान हो जाता है। एकदम से पुष्पन और फलन की गतिविधियां फसल में रुक जाती हैं और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा जमने लगता है। ऐसी स्थितियां बने इससे पहले हमारे किसान भाइयों को कॉपर बेस्ड जो हमारे फफूंदनाशक दवाइयां हैं उनको उपयोग करना है। दूसरा, इस अवस्था में जबकि हमारी फसलें ये फलन में हैं, सिंचाई प्रबंधन, अब जबकि वर्षा खत्म हो रही है तो सिंचाई के लिए भी हमारे किसानों को ड्रिप से सिंचाई जहां पर की जा रही है वहां पर ड्रिप वगैरह को बिल्कुल ठीक ठाक कर लेना है उनको, और जहां फ्लड इरिगेशन है वहां पर भी जो बेसिन्स हैं, क्यारियां हैं, उनको तैयार कर लेने की ज़रूरत है। और आवश्यक होने पर उर्वरक प्रबंधन भी इस समय पर हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो अन्य जो सब्जियां हैं जिनमें खासतौर से अगर हम देखें, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, भिंडी की खासतौर से जो हमारी फसल है, इन फसलों में भी इस समय एक अतिरिक्त खुराक पोषक तत्वों की देने की जरूरत है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब जबकि बाजार में जल विलेय उर्वरकों की उपलब्धता भी है तो हमारे किसान भाई अपनी फसलों में पर्णी छिड़काव के माध्यम से, जिसमें खाद की मात्रा भी कम लगती है और आसानी से पोषण प्रबंधन फसलों में किया जा सकता है। तो ये कुछ खास गतिविधियां हैं जिनको करके लंबे समय तक भी हमारे किसान भाई सब्जियों का जो मतलब जो वर्षा काल में लगाई गई फसलें उनसे और भी अभी समय तक उत्पादन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक लगा हुआ सवाल ये कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक
बुआई नहीं किया, सब्जियां नहीं लगाई, उनकी पौध नहीं लगाई, तो कौन सी उन्नत किस्में हैं? जैसे मटर का बड़ा इंतजार रहता है बेसब्री से, तो किसान भाई कौन सी अच्छी उन्नत किस्मों की जो है फसलें लगा सकते हैं? हाँ, देखिए इस समय वास्तव में देखा जाए तो मुख्य जो प्रमुख सब्जी फसलें हैं उनके बिजाई के लिए या रोपाई के लिए तैयारियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि वर्षा काल के बाद शरद काल में हमारे पास बहुत से सब्जियों के विकल्प होते हैं। मुख्य रूप से जो सब्जियां बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय हमारे किसानों के लिए, पूरे प्रदेश के किसानों की लहसुन की फसल है, प्याज की फसल है, मटर की आपने जो बात कही मैं उसको पहले स्पष्ट कर दूं। मटर हमारे दो मतलब उद्देश्य से हमारे किसान भाई लगाते। एक होता है कि हरी फली के लिए जो सब्जी में काम आता है, दूसरा दाने के लिए। सब्जी के लिए जो मटर हमारे किसान भाई लगाते हैं उनका प्रयास होता है कि कम से कम समय में जल्दी से उनको फलियां मिल जाए, और ये जो समय है ये पूरी तरीके से उपयुक्त समय है जबकि हमारे किसान भाई हरी फली के लिए लगाने जाए। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनमें मुख्य रूप से आर्किल, जवाहर मटर 3, काशी नंदिनी, ये 2-3 प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनके बीजों की उपलब्धता भी हमारे किसान भाइयों को हो जाती है। और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कंपनियों के भी उन्नतशील बीज बाजार में हैं, तो उनका उपयोग करके भी हमारे किसान भाई मटर में से अभी उसकी बिजाई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस मौसम में गोभी वर्गीय सब्जियां जिनमें खास तौर से फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इनकी रोपाई का समय आ गया है। जो अगेती किस्में उनकी रोपाई हमारे किसान भाइयों ने बल्कि कर ली है। जो मध्यम समय की है उनकी रोपाई का ये उपयुक्त समय है, उनका वो कर सकते हैं। और ये समय पत्तीदार सब्जियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिनमें हमारा पालक है, मेथी है, धनिया है। और कंद वाली फसलों में अगर हम बात करें तो चुकंदर है, मूली है, इन सब्जियों के भी बिजाई का ये बड़ा अच्छा समय है। और इनके थोड़े थोड़े क्षेत्रों में बिजाई करके भी हमारे किसान भाई अच्छा अपनी कृषि में अपनी फसलों से अच्छी आमदनी ले सकते। तो चलिए किसान भाइयों, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सब्जियों की देखभाल और इन दिनों कौन से सामयिक कार्य करने हैं इस विषय पर। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जे.के. कनौजिया साहब। आप उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं और कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। तो साथ ही साथ एक सफल किसान भाई अमित नागर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी से ज़रा चर्चा करते हैं। अमित जी, आप एकदम यंग हैं और इस एज में तो आज का जो यूथ है, जो युवा है, वो जॉब की तरफ आगे बढ़ता है कि भाई जॉब करें या कुछ और करें। आप खेती किसानी से जुड़े तो कैसा आपका परिवेश रहा, पारिवारिक बैकग्राउंड, और उसके बाद आपने खेती किसानी को ही क्यों चुना अपने व्यवसाय के लिए? सर सबसे पहली बात तो ये अपने रुचि की बात है। मेरा इंटरेस्ट पहले से खेती में था। अच्छा। और इसके अलावा मेरे पिताजी पहले से खेती करते आ रहे हैं और मैंने देखा कि वो लोग काफ़ी कम उत्पादन ले पाते हैं। उससे काफ़ी ज़मीन होने के बाद भी काफ़ी कम मुनाफा हो पाता है उसमें। इसलिए मैंने उसको वैज्ञानिक तरीके से, नए तरीके से खेती करना शुरू किया। अच्छा। जिससे काफ़ी अच्छा मुझे साल में प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या जब आपके पिताजी खेती किसानी कर रहे थे और आपने जब ये बागडोर संभाली, क्या उसमें चेंजेस किए, क्या बदलाव किए, क्या परिवर्तन किए, उसका क्या फायदा आपको देखने को मिला अमित जी? जी सर, एक तो क्या है कि पहले जो मेरे पिताजी खेती किया करते थे उसमें वो पुराने बीजों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। मैंने एक जो फसल बोई उसके बीज कुछ अपने मतलब बुआई के लिए रख लिए, बाद में फिर उन्हीं को वो दिया। तो उससे क्या, एक तो उत्पादन कम होता था। दूसरी चीज़, जैसे कि अपने सर से मिलवाया, सर के माध्यम से कुछ नई फसलें, नई किस्म के बीजों का हमने इस्तेमाल किया, जिससे क्या उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़, हम उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे अभी धान की रुपाई होनी थी लास्ट टाइम पे, तो उसके लिए हमने मशीनों का इस्तेमाल किया, जिससे समय के साथ उसका रुपाई टाइम पे हो पाई। उससे हमारा मानव श्रम बच गया। और जैसा कि आप जानते हैं उसी समय क्या सारे किसान एक साथ उसमें रुपाई करना चाहते हैं, तो उसमें मजदूर मिलते नहीं है, मानव श्रम की बड़ी समस्या होती है, तो वो मशीन से एक साथ हो जाता है। दूसरी चीज़, उसमें अपना जो पानी स्प्रे के लिए हम स्प्रिंकल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी से अच्छा। और फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर वगैरह हुआ,
तो इससे समय पर और कम कीमत के साथ उसको हार्वेस्ट कर सकते यानी हैं। देखिए फसल लग भी जल्दी गई, कट भी जल्दी गई, उसकी देखभाल भी अच्छे से हो गई, तो आपके लिए खेत खाली है, आप तुरंत दूसरी फसल भी ले सकते हैं। अच्छा, वैसे आप कौन कौन सी फसल लेते हैं अमित जी आमतौर पर, और उसके अलावा क्या उसमें भी आप कोई इंटरक्रॉप या ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या? सर, इसमें विशेष रूप से हम 3 फसलें लेते हैं। जैसे अभी धान का चल रहा है, जैसे ही धान खत्म होगी, धान की कटाई होगी, उसके बाद खेत को तैयार करके हम उसमें गेहूं और चना लगाते हैं। और इसके बाद में फिर एक हमारा मूंग वाली फसलें जो होती हैं वो करते हैं। साथ साथ में क्या जो 2 खेत के बीच में जो मेड़ होती है उस पर हम जैसे अपना ये तुअर हुआ, राई हुआ, इस तरह की करते हैं फसलें। साथ साथ में कुछ अपना ये अपना लहसुन, प्याज और अपने मसाले वाले फसलें जो हुई, जैसे धनिया हुआ, हल्दी वगैरह, इनको लगाते हैं। अच्छा, तो देखिए किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय का सदुपयोग करें, जगह का सदुपयोग करें, और अमित जी उसके उदाहरण हैं कि वो तकनीकों का इस्तेमाल करें, मशीनरी का इस्तेमाल करें, कृषि उपकरणों का कहना चाहिए, और उसके साथ साथ एक खेत में वो किस तरह से अलग अलग फसलें ले सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। अमित जी, आपको ये सब जानकारी कैसे हासिल हुई? मतलब क्या कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह ली आपने, या कैसे आपको ये सब नई नई तकनीकों के बारे में पता चला? सर, सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा आपका जो कार्यक्रम है इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके साथ में सर का सहयोग मिलता है। वहाँ की आजकल जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनसे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से भी आप जानकारी जुटाते रहते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों, इसीलिए जागरूक बनिए और खेती किसानी के व्यवसाय से आप और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। हम अमित जी से आगे भी जानेंगे कि वो इन दिनों क्या नया करने की सोच रहे हैं, उनकी आगे की क्या प्लानिंग है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने बिजाई के बारे में बताया, क्या सब्जी के जो फसलों के जो बीज होते हैं उनका भी बीजोपचार करना चाहिए? हाँ, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है और ख़ासतौर से हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी भी है। आमतौर पर एक धारणा होती है कि हमारे किसान भाइयों के पास में कि वो जो सब्जी के पैकेट में बीज बाजार से लेते हैं या उपचारित होते हैं, बात सही है कि वो बीज उपचारित होते हैं, लेकिन उनके उपचार की समय सीमा खत्म हो चुकी होती है। जब वो पैक किए जाते हैं तो उनमें जो दवाइयाँ लगाई जाती हैं उनका अपना एक अवधि होता है। इसलिए सब्जी बीजों का भी बीज उपचार इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सब्जियों में तो सबसे ज़्यादा बीमारियां लगने की संभावना रहती है। कई बार बहुत अधिकांश किसानों की शिकायत होती है कि टमाटर की उन्होंने नर्सरी लगाई है या मिर्च की नर्सरी लगाई है और कुछ ही जैसे ही उसका अंकुरण होता है उसमें एक बीमारी आ जाती है और पूरी की पूरी नर्सरी उनकी नष्ट हो जाती है। सब्जियों के बीजों का भी बीज उपचार आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। वर्तमान में फफूंदनाशक दवाइयों से भी, जिनमें खासतौर से जो दवाइयाँ हैं उनमें थायोफिनेट मिथाइल 70% जो दवा आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब हमारे किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो रस चूसक कीटों का प्रकोप भी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, उनसे बचाव के लिए कि नन्हे पौधे को नर्सरी अवस्था में इन कीटों का प्रकोप ना हो हमारी नर्सरी को, इसके लिए भी कुछ कीटनाशक दवाइयां हैं जिनमें थायोमेथाक्सम 30 FS 30 FS एक दवा आती है जिसकी 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम, बहुत छोटी सी दवा लगती है। तो बीज उपचार से हम शुरुआती दौर के कीट और शुरुआती दौर के जो रोग हैं उनका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। बीज किसी भी, चाहे वो लहसुन का हो, प्याज का हो, मटर का हो, गोभी का हो, टमाटर, बैंगन, मिर्च, जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं, बीज किसी का भी हो, बीज उपचार बहुत ही जरूरी है और शुरुआती दौर में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत अहम गतिविधि है। जी, तो देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम जानकारी दी है आपको कि बीजोपचार आप लोग अमूमन ऐसा करते होंगे कि बाजार से बीजों के पैकेट लाए उनको सीधे रोप दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके पहले अगर आप बीजोपचार कर लेंगे तो जो पौधे की आधी समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, आपका पौधा सुरक्षित रहेगा, तो आपको अच्छी फसल भी मिलेगी। तो चलिए किसान भाइयों, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सब्जियों की देखभाल और इन दिनों कौन से सामयिक कार्य करने हैं इस विषय पर। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जे.के. कनौजिया साहब। आप उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं और कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। तो साथ ही साथ एक सफल किसान भाई अमित नागर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अमित जी, आपने जो खेती किसानी शुरू की तो कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, उनसे आप कैसे जूझे, कैसे निपटे, कैसे समाधान किया? सर, उसमें जो भी समस्या है उसमें जो गांव में एक क्या नाम है, ग्राम सेवक करके कृषि विस्तार अधिकारी आया करते हैं, उनसे सलाह मशवरा लिया, सर से मिलना हुआ, वहाँ के इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान होता गया। और इसके साथ साथ सर कृषि पर निर्भर नहीं रहना, कृषि के साथ में कुछ उसके पशुपालन वगैरह का काम भी मैं करता हूँ, जो कृषि के बाई प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि अभी धान का जो है अपना हार्वेस्टिंग के बाद में जो उसकी पुआल वगैरह बचती है, वो पशुओं के लिए चारे का काम करेगा। उसी तरह जैसे अपना गेहूँ है, चना है, उसका जो भूसा रहेगा वो चारे का काम करेगा। और जो अपना अनाज हुआ, जैसे गेहूं की हम ग्रेडिंग कराते हैं, ग्रेडिंग के बाद में जो छोटा दाना बच जाता है वो पशुओं के लिए अनाज का काम करता है उन्हें। तो इस तरह से अच्छा, बिजली की समस्या से अमूमन दो चार होना पड़ता है किसानों को, इसका आपने क्या कोई निराकरण निकाला? सर, आजकल तो क्या बिजली पर्याप्त मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या गवर्नमेंट की कुछ सोलर पैनल लगाने के लिए कुछ योजनाएं चलती हैं, इसमें काफ़ी अनुदान मिल जाता है। तो मैंने भी वो लगवा रखा है। उससे क्या अपने यहाँ जैसे धूप अच्छी पड़ती है तो वो बिजली की समस्या नहीं रहती है और पानी सप्लाई 24 घंटे बनी रहती है। देखिए, तो किसान भाइयों, ये फायदे उठाए उन्होंने तकनीकों का सहारा लेकर के कि सोलर प्लांट भी उन्होंने अपने खेत में लगवा रखा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है आपको, पानी की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो हमारे युवा किसान भाई हैं अमित जी, उनको आप क्या कहेंगे कि कैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके वो खेती किसानी को और समृद्ध व्यवसाय बना सकते हैं? और आपने बताया कि पशुपालन से भी आप जुड़ गए, तो आगे की और आपकी क्या योजना, क्या प्लानिंग है? सर, मैं इसमें पशुपालन को और बढ़ाना चाहता हूँ। साथ साथ जो ब्रीडिंग का काम भी मैं कर रहा हूँ, इससे साहीवाल और गिर गाय का, जो हमें देखना होगा कि हमारा जो वातावरण है उसमें कौन सी गायें सूट कर रही हैं। आजकल के हम दूध के उत्पादन के चक्कर में कुछ बाहर से गायें लाते हैं, वो यहाँ पे सूट नहीं हो पाती हैं। इसलिए जो हमारी परंपरागत देसी नस्ल की गायें थी, जैसे कि साहीवाल वगैरह, उनका पालन करें, उससे दूध की अच्छी मात्रा भी मिलती है और दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिसकी डिमांड काफ़ी है। और जो कृषि से जो अपना बाई प्रोडक्ट मिलता है वो उसमें काम आ जाता है। इसके साथ साथ पशुओं से जो हमें गोबर प्राप्त होता है उसका हम खाद के रूप में काम आ जाता है। उससे जो गाय का गोमूत्र होता है वो जीवामृत का काम करेगा। तो इस तरह से वो दूसरी इनकम में शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ एक युवा देखिए आजकल इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, ऐप का बहुत इस्तेमाल करता है ताकि मौसम की जानकारी मिल जाए। ऐसी और क्या सलाह देना चाहेंगे जो युवा किसान भाई हैं आपके, कि वो क्या कर सकते हैं अगर वो खेती किसानी से जुड़े हैं? तो सर, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो कृषि में नवाचार लाएं, नई नई किस्मों का इस्तेमाल करें और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक वगैरह हैं उनसे सलाह लें और मौसम के हिसाब से उसमें फसलों का, दवाओं का छिड़काव वगैरह ये सब करना चाहिए। जी, चलिए, तो डॉक्टर साहब समय समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को आप थोड़ा सा और संक्षेप में जो अहम टिप्स हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए वो आप। हाँ, देखिए, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां इस समय बहुत संवेदनशील स्थिति में, उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रोग प्रबंधन, खासतौर से जो पाउडर मिल्ड्यू बीमारी है उस पर निगरानी रखनी है और दवाइयों के छिड़काव। और विशेष तौर से तो अब जो अगला समय है वो हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर से जो ज़्यादा आय देने वाली फसलें, जो नकदी फसलें हैं, वो है लहसुन और प्याज जैसी खेती पर किसानों का विशेष ध्यान बना हुआ है। और उसकी बिजाई के लिए अनुशंसित मात्रा में अनुशंसित उर्वरकों का एक तो उपयोग करना है, और जो अनुशंसित किस्में हैं खासतौर से प्याज की NHRDF रेड 3, NHRDF रेड 4, NHRDF फुरसंगी या एग्रीफाउंड लाइट रेड। और लहसुन में वहीं पर अगर हम बात करें तो G282, G383, G50, ये जो उन्नतशील प्रजातियां, इन प्रजातियों का हमारे किसान भाई चयन करें और बीज उपचार वो अवश्य करें, पोषण संतुलित मात्रा में हो। सिंचाई प्रबंधन मैं यही कहूँगा कि जो हमारी प्रिसाइज फार्मिंग, मतलब सिंचाई के विधियां हैं, खासतौर से स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धतियों का उपयोग वो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में करें। उससे कम लागत में अधिक आमदनी की पूरी संभावना हमारे किसान भाइयों। अच्छी बात आपने बताई। हम चाहेंगे अमित जी आप भी हमारे दर्शकों को और खासतौर पर युवा किसान भाइयों को बताएं कि कैसे वो खेती की लागत कम कर सकते हैं, कैसे तकनीकों के इस्तेमाल से वो अपने व्यवसाय को और समृद्ध बना सकते हैं। क्या संदेश आप देना चाहें? जी,
सर इसके लिए क्या है कि जो हमारे सर हैं कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके संपर्क में रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम नई नई किस्मों का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या उत्पादन ज़्यादा आएगा, हमारे जो है आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ साथ क्या है कि जो हमारा कृषि मंत्रालय है वो बहुत सी मशीनों पे सब्सिडी देता है, जैसे आपका ट्रैक्टर हुआ, अपना बोने की मशीन हुई, जो अपना क्या बोलते हैं रीपर वगैरह हुआ, इन पे काफ़ी सब्सिडी मिलती है, तो वहाँ से बेनिफिट मिल सकता है हमें। यानी आप तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाएं खेती किसानी में, और साथ साथ सह व्यवसाय पर भी ध्यान दें अगर युवा, तो फिर उन्हें खेती किसानी में बड़ा आनंद आने लगेगा और आय भी आने लगेगी। अमित जी जी बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में आप जुड़े डॉक्टर साहब, और अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कृषि दर्शन के कार्यक्रम में आज के जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों, वक्त हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी, किसानों को मिले मॉडल कृषि फार्मिंग प्रशिक्षण, प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, उद्यानिकी क्षेत्र में ई नर्सरी पोर्टल नई पहल, और 2 दिसंबर से होगा धान का उपार्जन। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। घोषणा के अनुसार गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले विपणन से 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। इस तरह इसके एमएसपी में 6.59% की सबसे अधिक वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सरसों के एमएसपी में 300 रुपए क्विंटल का इजाफा किया है। विपणन वर्ष 2025-26 के लिए सरसों का एमएसपी 5,950 रुपए क्विंटल तय किया है, जो पिछले विपणन वर्ष 5,650 रुपए से 5.30% ज्यादा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान और किसान संगठनों और उनके सदस्यों व अलग अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों और किसानों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों से खेती से संबंधित कई विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए सभी प्रयासों सहित पिछले कल रबी की एमएसपी बढ़ाने की जानकारी किसानों को दी गई है। किसान संगठनों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और कई रचनात्मक सुझाव भी दिए हैं। किसानों ने कहा कि मॉडल कृषि फार्म बनाना चाहिए, जिसमें ये जानकारी दी जाए कि 1, 2 या 2.5 एकड़ जमीन वाले किसान कैसे खेती करें और किस तरह से उसी में लाभकारी खेती करें। किसानों ने 1 एकड़ वाले फार्म में ही लाभकारी खेती कर रहे किसानों के उदाहरण भी दिए हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री इंदर सिंह कंसाना ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। श्री कंसाना ने कहा कि फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। डीएपी से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की ही पूर्ति हो पाती है, जबकि एनपीके के उपयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ा दी है, जिससे किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो। एक बैग यूरिया की कीमत 2,265 रुपए है, जबकि सरकार ने इसे सस्ते दर पर किसानों को 266.50 रुपए में उपलब्ध करा रही है। घर, गार्डन या खेतों में उत्तम गुणवत्ता के पौधे लगाने के लिए अच्छे और स्वस्थ पौधे के लिए अब नर्सरी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उद्यानिकी विभाग द्वारा ई नर्सरी पोर्टल पर 300 से अधिक नर्सरियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से पौधों का क्रय विक्रय आसानी से किया जा सकता है। नर्सरी प्रबंधन और पौध विपणन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की ये नई पहल है, जिसे काफी सराहा जा रहा है। संचालक उद्यानिकी एस.बी. सिंह ने बताया कि ई नर्सरी पोर्टल उद्यानिकी क्षेत्र में तकनीकी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि राज्य में उद्यानिकी विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए 7,66,923 किसानों ने पंजीयन कराया है। गत वर्ष 7,54,000
384 किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मोटे अनाज का उपार्जन 22 नवंबर और धान का उपार्जन 2 दिसंबर 2024 में किया जाएगा। किसान पंजीयन में रकबा 17,89,632 लाख हेक्टेयर है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये अंक आज का आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमेशा हम कुछ नई जानकारियां लेकर आते हैं। अगले एपिसोड में हम पुनः हाजिर होंगे। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए दीपावली का ये पर्व आप मनाएं। नमस्कार।